कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं और अचानक आपके सामने एक विशाल दीवार आ जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि वह दीवार कहाँ से आई, लेकिन आपको उस दीवार के दूसरी तरफ जाना है क्योंकि आपका परिवार, आपके दोस्त और वह हर व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, वह उस दीवार के दूसरी तरफ है। लेकिन आपको उस दीवार के दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे में आपको कैसा लगेगा? आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना? शायद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी सामान्य कभी नहीं होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सड़क जो हमें अलग अलग जगहों पर ले जाती है, यह भी अलग अलग पर्यावासों को काट कर बनाई गई है? और यह सड़क उस क्षेत्र में रहने वाले जंगली जीव जंतुओं के लिए इस विशाल दीवार से कम नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह सड़क जमीन का एक ऐसा खतरनाक हिस्सा लगती है जिसे पार करने में जीव जंतु डरते हैं, क्योंकि इस भूभाग पर अब पहले जैसा सुरक्षात्मक जंगल नहीं है और हम इंसानों ने अपनी स्वार्थी आवश्यकताओं के लिए इतनी अधिक सड़कें और रेलवे नेटवर्क बना लिए हैं कि आज दुनिया का केवल 10% हिस्सा ही सुदूर कहा जा सकता है। और जब हम जंगल साफ करते हैं और सड़कें या रेल नेटवर्क बनाते हैं, तब हम वास्तव में इन जंगली जीव जंतुओं के आवासों को कई हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन जब हम इन जंगली जीव जंतुओं के आवासों को कई हिस्सों में बांटते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम इन जीव जंतुओं के लिए वास्तव में बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि कई जंतुओं और पौधों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यानी अपनी प्रजाति को जीवित बनाए रखने के लिए बहुत बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। और जब किसी कारण से वह क्षेत्र कम हो जाता है, तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। उनकी संख्या कम होने लगती है और धीरे धीरे वे इस दुनिया से विलुप्त भी हो सकते हैं। और ऐसा वास्तव में हो रहा है। पृथ्वी में पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से कई अलग अलग प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अब आप तर्क देते हुए कह सकते हैं कि इसमें चिंता की क्या बात है, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। कुछ नई प्रजातियां विकसित होंगी और कुछ पुरानी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, इसलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ऐसा कहने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में विभिन्न प्रजातियां मानव पूर्व काल की तुलना में सैकड़ों गुना तेजी से नष्ट हो रही हैं। और ऐसा मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहा है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। पृथ्वी पर हम मनुष्य अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह ग्रह उन सभी अन्य जीव जंतुओं का भी है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, है ना? हम जैव विविधता को नष्ट करते जा रहे हैं और मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए जैव विविधता कितनी महत्वपूर्ण है। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें केवल मनुष्य हों, और फिर एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें मनुष्यों के साथ अलग अलग तरह के विभिन्न जीव जंतुओं की भरमार भी हो। अब सोचिए कि इनमें से कौन सी दुनिया बेहतर होगी? दूसरी वाली, है ना? और वास्तव में यही हमारे ग्रह के लिए भी बेहतर है। लेकिन जैसा कि हमने अभी चर्चा की, हमारी गतिविधियां इस जैव विविधता को नष्ट कर रही हैं। इसलिए आइए इस वीडियो में कुछ ऐसी मानवीय गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं जिन्हें नियंत्रित करना जैव विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो इनमें से सबसे पहली गतिविधि है जीव जंतुओं के आवासों की हानि और विखंडन, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की है। लेकिन यहाँ मैं विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस ग्रह पर अधिकतम जैव विविधता के केंद्र हैं। इसलिए जब हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को नष्ट करते हैं, तो बहुत सारे आवास नष्ट हो जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कभी पृथ्वी के 14% से अधिक भूभाग को ढके हुए थे, लेकिन अब ये केवल 6% तक सिमट गए हैं, यानी हमने पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है। और वर्षा वनों की बात करते समय हम इस ग्रह के फेफड़ों के बारे में बात करना भला कैसे भूल सकते हैं, यानी अमेजन वर्षा वन, जो इतना विशाल था कि इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों का नाम दे दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में यह पहले जितना विशाल नहीं रह गया है। वहाँ के लोग सोयाबीन की खेती करने और गोमांस पालन के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। और ब्राज़ील, जहाँ यह वर्षा वन है,
सोयाबीन और गोमांस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रहा है। वहाँ के लोग पृथ्वी के फेफड़ों की कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि यह हम सब के लिए कितना दुखद है ना? तो इस प्रकार हम आवासों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। अब आवासों की हानि और विखंडन के अलावा एक अन्य मानवीय गतिविधि जो जैव विविधता के नष्ट होने का कारण बन रही है, वह है ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अतिदोहन। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भूख लगी है और हमारे पास खाने के विकल्प के तौर पर कुछ पके हुए चावल, केले और कुछ बिस्कुट हैं। अब हम देखते हैं कि हर व्यक्ति चावल खाना चाहता है और कोई भी केले या बिस्कुट नहीं लेना चाहता। ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्वाभाविक रूप से अंततः चावल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ठीक यही स्थिति प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी है। हम मनुष्य प्रायः किसी एक विशेष प्रजाति का उसके प्राकृतिक आवास से बहुत ज़्यादा दोहन कर लेते हैं। आमतौर पर वह प्रजाति जिसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ और नहीं है, जैसे मेज पर रखे हुए केले या बिस्कुट की तरह, लेकिन किसी कारण से कुछ प्रजातियों को अधिक स्वादिष्ट और अधिक पौष्टिक माना जाता है और इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है, जिसके कारण हम मनुष्य उनका बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। और जब भी किसी प्रजाति का दोहन उसकी समष्टि में वृद्धि होने की दर से अधिक दर से किया जाता है, तो इसे ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अति दोहन कहा जाता है। और किसी भी प्रजाति के अति दोहन से, चाहे वह पौधा हो, कोई पशु हो या मछली हो, इससे उसकी समष्टि कम होने लगती है और धीरे धीरे वह प्रजाति विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार हम मनुष्य अति दोहन करके जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं और इसके हाल ही के और क्लासिक उदाहरण हैं पैसेंजर कबूतर और समुद्री स्टेलर गाय। हम मनुष्यों ने अपने लालच और स्वाद के लिए इनका इतना अधिक शिकार किया है कि हमने इनकी संख्या को लाखों से घटाकर शून्य पर ला दिया है। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? अतिदोहन के अलावा हमने जाने अनजाने में आक्रामक विदेशी प्रजातियों को लाकर भी जैव विविधता को हानि पहुंचाई है। अब ये कौन सी प्रजातियां होती हैं? इसे समझने के लिए आइए एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ आप पक्षियों, पेड़ पौधों, मछलियों इत्यादि को देख सकते हैं और यह एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अब मान लीजिए मानवीय गतिविधियों के कारण इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक नई प्रजाति आ जाती है। हम इस नई प्रजाति को विदेशी प्रजाति कहेंगे और मान लेते हैं कि यह एक प्रकार की मछली है। ठीक है, अब इस विदेशी प्रजाति को लेकर दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली यह कि नया पर्यावरण इस विदेशी प्रजाति के लिए उपयुक्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में यह मर जाएगी। लेकिन दूसरी संभावना यह है कि यह इस नए पारिस्थितिकी तंत्र में, इस नए वातावरण में जीवित रहे और यदि ऐसा होता है तो यह संसाधनों के लिए यहाँ पहले से मौजूद अन्य मछलियों से प्रतिस्पर्धा करेगी और यदि यह विदेशी मछली यहाँ मौजूद ज़्यादातर मछलियों से अधिक प्रबल निकल जाती है तो यह संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर सकती है कि यहाँ की स्थानीय मछलियों के लिए भोजन प्राप्त करना दुर्लभ हो जाएगा और उनकी समष्टि कम हो जाएगी। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि विदेशी प्रजाति स्थानीय प्रजातियों की तुलना में ज़्यादा तेजी से प्रजनन करती है, जिससे विदेशी प्रजाति की समष्टि में विस्फोट हो जाता है और इसके कारण जिस प्रजाति पर वह आश्रित होती है, जिसका वह भोजन करती है, उसकी समष्टि कम हो जाती है, चाहे वह मछली हो या पौधा। और यही वह समय होता है जब हम विदेशी प्रजाति को आक्रामक प्रजाति कहते हैं। अब विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण नाइल पर्च है। यह विशाल मछली जो आप देख रहे हैं, यह नाइल पर्च है और इसे पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया था, जिसके कारण उस झील से पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। और वर्तमान समय में भारत में भी अफ्रीकी कैटफिश के कारण ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे एक्वाकल्चर के नाम पर अवैध रूप से हमारी झीलों और नदियों में लाया गया था। लेकिन अब यह हमारी नदियों की स्थानीय मछलियों के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है।
इसलिए हम लोगों को किसी नई प्रजाति को किसी पारिस्थितिक तंत्र में छोड़ने से पहले अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। अब यदि आपने अपने घर के एक्वेरियम में कोई बड़ी चमकदार सुनहरी मछली को पाल रखा है तो उसे अपने पड़ोस के तालाब या किसी नदी में छोड़ने से पहले गंभीरता से दोबारा सोचें, क्योंकि आप अनजाने में ही स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर सकते हैं और ऐसा करना अच्छी बात नहीं होगी, है ना। और ये आक्रामक प्रजातियां केवल मछलियों या जानवरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पौधे भी आक्रामक हो सकते हैं। भारत में पौधों की जो आक्रामक प्रजातियां हम हर रोज़ देखते हैं वे हैं जलकुंभी और गाजर घास, जो हमारी स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर रहे हैं। तो ये वो विभिन्न कारण हैं जिनसे किसी क्षेत्र की प्रजातीय समृद्धि घट जाती है। ठीक है, अब चलिए चौथे बिंदु के बारे में बात करते हैं, जो है को एक्सटिंक्शन यानी सह विलुप्ति। इसका क्या मतलब है? तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्रजातियां हैं, प्रजाति ए और प्रजाति बी। अब प्रजाति ए और प्रजाति बी भोजन, प्रजनन, आवास इत्यादि के संदर्भ में एक दूसरे से संबंधित हैं और यह संबंध इतना अधिक गहरा है कि प्रजाति ए के बिना प्रजाति बी जीवित नहीं रह सकती और प्रजाति बी के बिना प्रजाति ए जीवित नहीं रह सकती। अब मान लीजिए कि मानवीय गतिविधियों के कारण प्रजाति ए विलुप्त हो जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति में प्रजाति बी भी जीवित नहीं रहेगी, है ना। इसे ही सहविलुप्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए मछली पर रहने वाले परजीवी और मछली के बीच हमें इस तरह का संबंध देखने को मिलता है। यहाँ मछली मेजबान होती है और यदि मेजबान विलुप्त हो जाता है तो इस पर रहने वाले परजीवी भी विलुप्त हो जाएंगे। इसी तरह एक और उदाहरण पौधों और उनके परागणकर्ता का है, क्योंकि ये भी सह विकसित हुए हैं। जैसे यह परागणकर्ता इस पौधे के फूलों का रस पीता है और यह पौधा इस परागणकर्ता के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए यदि मानवीय गतिविधियों के कारण इन दोनों में से कोई भी विलुप्त हो जाता है तो दूसरे का भाग्य भी तय हो जाता है, यानी वह भी विलुप्त हो जाएगा। यही सह विलुप्ति है। और यही कारण है कि कभी कभी हम मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि कोई विशेष प्रजाति क्यों विलुप्त हो गई, क्योंकि हमने उस विशेष प्रजाति को प्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन हो सकता है कि हमने किसी ऐसी प्रजाति को नुकसान पहुंचाया हो जिस पर वह विशेष प्रजाति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर थी, इसलिए वह सह विलुप्त हो गई। और इस प्रकार सह विलुप्ति के कारण भी बहुत सारी जैव विविधता नष्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने उन 4 सबसे घातक मानवीय गतिविधियों के बारे में जाना जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं, और ये हैं आवासों की हानि और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और सहविलुप्ति। और चूंकि ये 4 सबसे अधिक खतरनाक मानवीय गतिविधियां हैं, इसलिए हम इन्हें इविल क्वार्टर या इविल 4 भी कहते हैं।